चैप्टर 4 ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। ओके, ये चैप्टर वैसे पॉलिटिकल साइंस का बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड एज द नेम सजेस्ट, देखिए आज हम जानते हैं कि आफ्टर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ 25 दिसंबर 1991 को, उसके बाद से यूएस एक हेजिमोनी बन गई, मतलब सोल पावर बन गई। आज भी यूएस है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है पूरी वर्ल्ड में, ग्लोबली उसका मिलिट्री सबसे स्ट्रॉन्ग है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर सबसे स्ट्रॉन्ग है एंड बाकी सब चीज़ों में मतलब इकोनॉमी वगैरह, ट्रेड और जीडीपी और ये सब चीज़ें। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे बहुत लंबे टाइम तक यूएस जो है वो हेजीमोन रही एंड सिर्फ इसी में नहीं, कल्चरली भी उसका इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा पड़ा। मतलब यूएस का कल्चर जो है उसने बहुत बाकी कंट्रीज़ पे भी इफ़ेक्ट करा। यूएस का कल्चर काफ़ी ज़्यादा फॉलो करने लगा, तो मतलब कल्चरली भी यूएस एक हेजेमोन थी, मिलिटरीली यूएस हेजेमोन थी, इकोनॉमिकली यूएस हेजेमोन थी। डॉलर जो है वो आज भी सबसे पावरफुल है, लेकिन धीरे धीरे करके बहुत लंबे टाइम के बाद धीरे धीरे अब ऐसा हो रहा है कि ऑल्टरनेटिव सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं। मतलब यूएस को चैलेंज करने वाले अब ऐसे सेंटर्स जो है, पावर के सेंटर्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं। तो हम यही पढ़ेंगे कि ये क्लियर हो चुका था कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और ऑल्टरनेटिव पावर्स जो थे वो ही अब अमेरिका की डोमिनेंस को लिमिट कर पा रहे थे, वरना अमेरिका जो है वो लिमिटलेस था। ठीक है, तो अब हम इसमें ऑल्टरनेटिव सेंटर्स में पढ़ेंगे यूरोपियन यूनियन ईयू, एशिया में है एशियन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस एंड एक हम लोग पढ़ेंगे चाइना। ओके, तो एंड चाइना के अलावा जापान एंड कोरिया के ऊपर हम थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ेंगे, वो भी पावर है आज के टाइम में। जैसे के पॉप के कल्चर काफ़ी डोमिनेटिंग है, उसकी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होती जा रही, जापान की भी, लेकिन एकदम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो कैसे वो अपने हिस्टोरिकल एनिमिटीज़ और वीकनेसेस को भुला के एक पावर की तरफ बढ़ रही है, और कैसे ईयू और एशियन जो है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल और कोऑपरेटिव रीजन और ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे, ईयू जो है वो डिप्लोमेटिक उसमें बहुत अच्छा है, उसके ईयू के डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छे होते हैं एंड ईयू जो है वो अपने इन डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस को इम्पोज भी करता है चाइना में, चाइना पर, अमेरिका पर। क्योंकि देखिए यूएन में भी अगर देखा जाए तो ईयू का एक मेंबर फ्रांस की परमानेंट सीट है काउंसिल में, और ईयू के बहुत सारे मेंबर्स, जर्मनी हो गया, इटली वगैरह, ये कितने सारे ईयू के मेंबर्स हैं जो कि जिनकी यूएन में जिनके पास एक सीट है। तो यूएन का एक इन्फ्लुएंस, मेजर इन्फ्लुएंस है अमेरिका एंड चाइना के ऊपर। एशियन भी धीरे धीरे करके डेवलप कर रहा है अपने आप को, और वो अपने आसपास के रीजन्स को, मतलब ईयू एंड एशियन ऐसा दिखा रहे हैं कि कैसे आप कोऑपरेटिवली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके। देखिए ईयू में बहुत सारे नेशंस आते हैं, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन वगैरह, पता नहीं क्या क्या। तो इन सभी नेशन, ये सभी नेशंस अपने साथ मिलकर पीसफुल कोऑपरेशन कर रहे हैं। एशियन में भी हम जो जितने भी पढ़ेंगे, म्यांमार, इंडोनेशिया वगैरह, ये सारे जो नेशंस हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे ये एक कोऑपरेटिव रीजनल ऑर्डर क्रिएट करते हैं, पीसफुल रीजनल ऑर्डर क्रिएट करते हैं, और कैसे ये कंट्रीज को उन्होंने ट्रांसफॉर्म करते हैं प्रॉस्परस इकोनॉमीज में। और हम एक और चाइना के बारे में पढ़ेंगे, कैसे चाइना के राइज ने भी अमेरिका के पावर को चैलेंज कराएं, क्वेश्चन कराएं। यहाँ पर हम ये क्विकली फोटोज डिस्कस कर लेते हैं। ये है माओ जेडोंग और उनकी कैसे रेड पोस्टर है, सोशलिस्ट रोड इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल, represents the ideology that guided China to the early phase of after the revolution। मतलब कैसे जब चाइनीज़ रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद ये हो गया था कि हमें सोशलिज्म को ही फॉलो करना है, माओ जेडोंग की पॉलिसी को ही फॉलो करना है, एंड तभी जो है उनको डेवलपमेंट उनका हो पाएगा। सेकेंड जो है वो शंघाई क्या है, देखिए अब हम देख सकते हैं शंघाई कितनी पावरफुल, मतलब कितनी डेवलप हो चुकी है। तो कि कैसे चाइना एक न्यू सिंबल है इकोनॉमिक पावर का। यहाँ से हमें शंघाई से देखने को मिलता है कि कितना डेवलप्ड है जो सिस्टम वगैरह। इट्स लाइक ऑलमोस्ट आप गेस नहीं कर पाओगे कि ये शंघाई है या फिर न्यूयॉर्क है, तो ये उसका सिंबल है चाइना का। यूरोपियन यूनियन, देखिए जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो यूरोप के बहुत सारे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब ख़त्म हुआ, 1945। तो यूरोपियन स्टेट्स जो थे उनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ का नुकसान हुआ। यूरोप में सबसे ज़्यादा डेविस्टेशन और डिस्ट्रक्शन फेस करा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का।
तो यूरोपियन लीडर्स को के पास अब बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि क्या यूरोप के पहले जैसे सिस्टम थे, पहले जिससे यूरोप की दोस्ती थी, जिससे एनिमिटी थी, उन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए, या अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद यूरोप को अपना एक नया स्टैंड लेना चाहिए, नए रिलेशंस बनाने चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसने बहुत सारे अजम्पशंस को शैटर करा था, स्ट्रक्चर्स को शैटर करा था, जिसके ऊपर यूरोपियन स्टेट्स के रिलेशंस बिल्ड थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ऑफ कोर्स 1945 के बाद यूरोपियन यूनियन जो था वो काफ़ी कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो 1945 में यूरोपियन स्टेट्स जो थे उन्होंने अपने आप को कन्फ्रंट कर, उन्होंने इस बात को रियलाइज़ करा कि यार ये जो हमारे साथ डिस्ट्रक्शन हुआ है ना कहीं इसके ज़िम्मेदार हम खुद ही हैं, और ये उन्हीं स्ट्रक्चर्स है जिसके ऊपर यूरोप फाउंडेड है, मतलब जिसके ऊपर यूरोप बेस्ड है। तो यही हम लोग ही हमारे रूइन के कहीं ना कहीं वो है, हिस्सेदार है। तो यूरोपियन इंटीग्रेशन 1945 के बाद कोल्ड वॉर से एड हुआ था। कोल्ड वॉर हुआ था यूएस एंड यूएसएसआर के बीच के, तो इसके बाद 1945 से कोल्ड वॉर चला था। स्टार्टिंग लाइक समवेयर इन 1960 हमने पढ़ा था, हाई पॉइंट था 1961 में जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी। तो कहीं ना कहीं 1945 के बाद ही कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था। तो तब से लेकर 1991 तक, जब 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था, तब तक जो है वो कोल्ड वॉर चला था। तो उस टाइम पर यूरोपियन यूनियन काफ़ी पास आया, उसने अपने इंस्टीट्यूशंस ऐसे खड़े करे, एक यूनियन जैसा जो फॉर्म होने लगा इंस्टीट्यूशनल ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन, वो कोल्ड वॉर के कारण काफ़ी ज़्यादा एड हुआ। अमेरिका ने क्या करा, बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प जो है वो यूरोप को दी। कैसे? अंडर द मार्शल प्लान। हम सब मार्शल प्लान के बारे में जानते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है कि मार्शल प्लान ने कैसे यूरोपियन इकोनॉमी को वापस से रिवाइज करने में हेल्प करी, वापस से खड़ा करने में हेल्प करा। एंड यूएस ने एक नया कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर भी खड़ा किया था नाटो के अंदर। तो मार्शल प्लान में क्या हुआ, मार्शल प्लान के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो था OEEC 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसके अंडर, इस OEEC के अंडर वेस्टर्न पावर्स जो है जैसे यूरोप वगैरह हो गए, उन्होंने यूएस वगैरह हो गए जो वेस्टर्न पावर्स थे, उन्होंने यूरोप को हेल्प किया अपने इकोनॉमिकल रूइन को ओवरकम करने में। तो ये एक ऐसा फोरम बन गया जहाँ पे वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स जो है वो ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज़ पे बाकियों के साथ कोऑपरेट करने लगे। देखिए हम जानते हैं कि कोल्ड वॉर में यूरोपियन यूनियन पास में तो आया था, लेकिन कोल्ड वॉर ने यूरोपियन यूनियन को दो हिस्सों में बांट दिया था, वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप जो था वो नाटो के अंडर था, यूएस के अंडर में था, उसके इन्फ्लुएंस में था, और ईस्टर्न यूरोप जो था वो सोवियत ब्लॉक था या यूएसएसआर के अंडर में था। तो इसके बाद हुआ ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, देखिए डिफरेंस ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले और उसके टाइम पर यूरोप बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। कोल्ड वॉर में ऐसा हुआ कि यूरोपियन स्टेट्स जो थे वो साथ आए, लेकिन अब इन छोटे छोटे टुकड़ों की बजाय दो बड़े टुकड़े बन चुके थे, वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप। और एक बार कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो इन दो बड़े टुकड़ों को फिर क्लब करने में इतनी मुश्किल नहीं आई। मतलब ये बेटर ही था ना, छोटे छोटे टुकड़ों से दो मेजर ब्लॉक्स खड़े हो गए थे, और फिर इन मेजर ब्लॉक्स से आज एक सिंगल यूरोपियन यूनियन खड़ा हो गया। ओके, तो ये जो यूरोपियन स्टेट्स थे ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के, ट्रेड वगैरह के उसमें ये नाटो के अंडर में आ गए। ओके, जो एक काउंसिल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश हुई थी 1949 में, प्लीज़ रिमेंबर, याद रखिए कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन हुई थी 1948 में, काउंसिल ऑफ यूरोप हुई थी 1949 में, और ये एक स्टेप था पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए। OEEC जो था वो फाइनेंशियल एड के लिए था, काउंसिल ऑफ यूरोप जो था वो पॉलिटिकल कोऑपरेशन में था। इससे क्या हुआ था, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को जो पॉलिसी थी ये स्टेप बाय स्टेप ये लोग प्रोसीड कर रहे थे। अगर आप टाइमलाइन देखेंगे यूरोपियन इंटीग्रेशन की जो यहाँ पर इस पेज पर दे रखी है, ये यहाँ पर, तो इसमें पता चलेगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है कैसे वो लोग इकोनॉमिकली इंटीग्रेट हो रहे थे आपस में, और यूरोपियन जो थे वो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ जो कि यानी वेस्टर्न यूरोप वाला जो पार्ट था वो कैसे अपने आप को वापस रिस्ट्रक्चर कर रही थी। एंड फाइनली ये सब चीज़ों से लीड हुआ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 में। ये तीन बड़े इंस्टीट्यूशंस हमें यहाँ पर देखने को फ़िलहाल मिलते हैं।
ये प्रोसेस ने इस प्रोसेस के कारण एक पॉलिटिकल डायमेंशन हो गया, जिस वजह से यूरोपियन पार्लियामेंट का क्रिएशन हो गया, विच वाज अ वेरी वेरी बिग एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप। यूरोपियन पार्लियामेंट मतलब अब हर जगह से, देखिए हमारा जो पार्लियामेंट है, टॉप ऑफिस जो है वो तो क्या हर चीज़ में, फाइनेंस हो गया, मिलिट्री हो गया, डिफेंस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया, सभी चीज़ों का ध्यान रख रहा है। तो यूरोपियन पार्लियामेंट का क्रिएशन मतलब अब स्फीयर्स जो थे वो पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से कई ज़्यादा हो चुके थे। मिलिट्री, डिफेंस, ट्रेड, इंटरनेशनल स्फीयर वगैरह सभी चीज़ें अब धीरे धीरे इंक्लूड होती जा रही थी। तो एक बार जब सोवियत ब्लॉक का कोलैप्स हो गया तो अब और ज़्यादा फास्ट ट्रैक पे हो गया, क्योंकि अब वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप जो है वो दोनों भी क्लब हो चुके थे। तो इस कारण से यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश हुआ 1992 में। 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ और 1992 में फाइनली ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप ने अपने डिफरेंसेस को हटाकर क्लब एक दूसरे में अंदर क्लब हो गए एंड यूरोपियन यूनियन 1992 में इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया। तो 1992 में फाइनली पूरा यूरोप जो था एज अ कॉन्टिनेंट अब साथ में आ चुका था। और ये जो यूरोपियन यूनियन का फाउंडेशन क्या था, एक कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, कोऑपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स एंड क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी। एक बहुत बड़ा स्टेप था, मतलब अब यूरोपियन यूनियन एक तरीके से एक सिंगल कंट्री की तरह, इसके बाद से यूरोपियन यूनियन मतलब वो एक सिंगल कंट्री की तरह एक्ट करने लगा था। देखिए यूरोपियन यूनियन जो था वो खुद ही बहुत सारी कंट्रीज़ का, छोटी छोटी कंट्रीज़ का वो था। कौन सी यहाँ पे देखने को मिलती हैं, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन एंड आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, पोर्चुगल, इटली, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, रोमानिया, बल्गेरिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, डेनमार्क, ये सब छोटी कंट्रीज़ थी और ये सब कंट्रीज़ ने मिलके एक यूरोपियन यूनियन बनाया था। तो बेसिकली ये थी तो छोटी छोटी कंट्रीज़, लेकिन अब ये छोटी छोटी कंट्रीज़ मिलके एक सिंगल कंट्री की तरह एक्ट कर रही थी। The European Union has evolved over time from an economic union to an increasingly political one. सबसे पहले देखिए OEC इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, तो ये बेसिकली एक फाइनेंशियल यूनियन था, ओके, कि कैसे हम इकोनॉमिकली एक दूसरे के साथ लिंक हो सकते हैं, इंटीग्रेट हो सकते हैं। और वहाँ से डेवलप होते होते अब ये एक पॉलिटिकल यूनियन बन चुका था। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन पार्लियामेंट इस्टेब्लिश हो चुका था, जो हर स्फीयर में देख रहा था और हर स्फीयर में अपना से दे रहा था। द EU has started to act more as a nation state। मैंने कहा ना, मतलब EU था तो कुछ छोटी छोटी कंट्रीज़ का एक कलेक्शन, लेकिन अब ये खुद एक सिंगल कंट्री की तरह एक्ट करने लगा था। कैसे, देखिए इसका खुद का भले ही आज हम देखें तो EU का एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक नहीं बन पाया है, बट उसके अलावा उसका खुद का फ्लैग है, जैसे हमारी इंडिया का फ्लैग है, राइट, इंडिया एक कंट्री है, उसका खुद का फ्लैग है, उसी तरीके से EU का एक खुद का फ्लैग है और उसका फ्लैग ये है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है। इसका खुद का एक एंथम है, जैसे हमारा एंथम है। इसकी EU की एक फाउंडिंग डेट है, जैसे हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947, तो EU की फाउंडिंग डेट 1992 है। और इसकी खुद की सिंगल करेंसी, जैसे हमारी इंडियन रुपीज़ है, INR है, वैसे EU की भी एक खुद की करेंसी है। तो मतलब अब ये डेवलप होते जा रहा है और क्लोजर टाइज इसके होते जा रहे हैं एज ए नेशन, कि जैसे ये एक सिंगल कंट्री हो। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इतनी डाइवर्स कंट्रीज है कि सबका कल्चर अलग अलग है, फिनलैंड कहाँ, स्पेन कहाँ, इटली कहाँ, ये बहुत ही डाइवर्स कल्चर्स हैं। ये लोग साथ में आके एक यूरोपियन यूनियन फॉर्म कर रहे हैं, इट्स अ बिग थिंग। इट ऑल्सो हैज़ सम फॉर्म ऑफ कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी एंड पॉलिसी। तो जिस तरीके से ये बाकी नेशंस के साथ डील करती है, मतलब एक एग्जांपल के लिए UN में जब फ्रंट आता है ना, तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि EU की जो कंट्रीज़ है यूरोपियन यूनियन की, ये एक दूसरे का साथ दे रही है। मतलब सारी और एक जनरलाइजेशन ऐसा होता है कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ जो है उनका स्टैंड किसी भी मैटर को लेकर एक ही होता है। ऐसा देखने को मिलता है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो एक दूसरे को कन्फ्रंट भी कर रही होती हैं, लेकिन कभी कभी जब उनका हमें एक मैटर को लेकर एक ही स्टैंड देखने को मिलता है, इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं इनकी फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी भी कहीं ना कहीं एक दूसरे में क्लब होती जा रही है। और ये लोग फिर एक साथ मिलके बाकी कंट्रीज़ को, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, इनको अपोज करता है, चाइना हो गया। द यूरोपियन यूनियन हैज़ ट्राइड टू एक्सपैंड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, मतलब ये इसका एरिया अपना एक्सपांड करते ही जा रहा है और नई नई टेरिटरीज़ को अपने अंडर लेते जा रहा है। जैसे कि हमें यहाँ पे जो ऑरेंज में देखने को मिल रहे हैं, जो ब्लू है ये ओल्डर मेंबर्स हैं, ऑरेंज में जो देखने को मिल रही है नए मेंबर्स हैं।
जो कि ये नए मेंबर्स हैं जो कि यूरोपियन यूनियन में कंसीड होते जा रहे हैं। तो ये नई नई टेरिटरीज को भी अपने अंडर ले रहा है। आगे पढ़ने से पहले प्लीज़ ये यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। यूरोपियन यूनियन का ये फ्लैग है, इसमें 12 सर्कल्स हैं और 12 गोल्डन स्टार्स है। और ये 12 गोल्डन स्टार्स किसके लिए स्टैंड करते हैं? जस्ट अ मिनट। दे स्टैंड फॉर सॉलिडारिटी and harmony between the people of Europe. 12 stars as the number 12 traditionally symbol of perfection, completeness and unity. तो ये 12 stars symbol of perfection, unity and completeness का एक symbol होते हैं 12 stars, इसीलिए इसके अंदर 12 stars है। ओके जस्ट अ मिनट, जस्ट 12 stars ये भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। हाईलाइट करने से क्या होता है, आपका एकदम से वी पे अटेंशन टू इट, हमारा ध्यान जाता है, इट स्टेज फॉर अ लॉन्गर टाइम इन अ माइंड। सोवियत ब्लॉक से भी यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसकी बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो भी यूरोपियन यूनियन में मिल रही है। देखिए जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ये पोलैंड है, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, ये सब पहले यूएसएसआर के पार्ट थे और अब यूरोपियन यूनियन में मिल गए। ये प्रोसेस ईजी नहीं था क्योंकि ये सब बहुत ही डाइवर्स अलग अलग कंट्रीज़ हैं, इनका साथ में मिलना, इनके कॉन्फ्लिक्टिंग बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ कोर्स होते ही है। देखिए आज हम हमारी स्टेट्स की भी बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में जैसे वो AFSPA है, या फिर हमें देखने को मिलता है कि तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कभी वाटर बॉडीज़ को लेकर कुछ ना कुछ चीज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स तो चलता ही है। तो उसी तरीके से ये सारी कंट्रीज इतनी डाइवर्स हैं, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स तो है और ये ईजी नहीं था यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन, बट स्टिल ये हुआ है। ओके एंड इतना इजी नहीं था कि ये सारी डिफरेंट गवर्नमेंट अपनी पावर ले जाके एक यूरोपियन यूनियन को हेड को दे रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये अपनी पावर्स को सैक्रिफाइस करके अपने ऊपर एक हेड को मान रही है जो कि यूरोपियन यूनियन का हेड है। तो ये इतना इजी नहीं था। जैसे अभी अर्सुला है, तो अर्सुला वॉन डायर, तो वो इजी नहीं था, बट रिलक्टेंट है, गवर्नमेंट्स अभी भी रिलक्टेंट है और पहले भी रिलक्टेंट थी अपनी पावर्स देने से पहले, बट स्टिल ये हुआ है एंड इट इज़ अ रियली एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। और अब भी ऐसा है कि अभी और डेवलप हो रहा है, EU में और भी ज़्यादा रिजर्वेशंस है कि और भी बहुत सारी कंट्रीज़ EU में ज्वाइन होगी। अब ये जो EU है, हम इसके कुछ डिस्कस करने वाले पॉइंट्स, इसके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस। सबसे पहले हम इसके इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस कैसे डिस्कस करेंगे। ये आज की सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी है और इसकी GDP मोर देन $17 ट्रिलियन है। इट इज़ आफ्टर US, ठीक है, US के बाद ये सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, $17 ट्रिलियन इन 2016। इसकी करेंसी है यूरो एंड इट पोजेज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ US डॉलर। अभी US डॉलर की हेजेमोनी है, मतलब सब कुछ US डॉलर से रेगुलेट हो रहा है, लेकिन यूरो जो है, यूरो भी पावरफुल होते जा रहा है और इसकी करेंसी भी अब बहुत ज़्यादा मैटर होने लगी है। इसका वर्ल्ड ट्रेड में शेयर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि देखिए अलग अलग कंट्रीज़, फ्रांस डील कर रही है, जर्मनी डील कर रही है, हर किसी का अलग अलग कंट्रीज़ के साथ। हम आज देखते हैं तो जैसे कि प्रेसिडेंट मोदी जो है वो इमैनुअल मैक्रोन के साथ मिले, तो फ्रांस के साथ हमारे रिलेशंस अलग है, यूनाइटेड किंगडम के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस अलग है, जर्मनी के साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस अलग है। तो देखने को ये मिलता है कि इसके जो ट्रेड रिलेशंस है वो US से काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स और ज़्यादा है, क्योंकि इसके अलग अलग कंट्री के हर एक के ट्रेड रिलेशन एक कंट्री से अलग अलग है। तो US से इसके ज़्यादा है, तो इस वजह से ये ज़्यादा असर्टिव है ट्रेड डिस्प्यूट्स में US से, और चाइना से के ऊपर ज़्यादा असर्टिव है। इसकी इकोनॉमिक पावर जो है वो एशिया और अफ्रीका के ऊपर एक इन्फ्लुएंस देती है, उनको भी चेक में रखती है। ये एक इम्पॉर्टेंट ब्लॉक भी फंक्शन करती है इंटरनेशनल स्फीयर में। कैसे? जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसका बहुत कुछ से होता है, क्योंकि इसके बहुत सारे मेंबर्स जो है वो WTO के मेंबर्स है, फ्रांस वगैरह। तो कहीं ना कहीं देखो, जैसे कहने का मतलब ये है कि अलग अलग मेंबर्स है, लेकिन जब WTO या UN या ऐसे इंस्टीट्यूशंस की बात आती है तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है ये सारी कंट्रीज़ एक दूसरे का साथ दे रही है और ये एक यूनियन एक्ट करती है एज अ यूनियन। तो इसका से जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इतने देखो UN में मेंबर्स तो अलग अलग है, फ्रांस अलग मेंबर है, जर्मनी अलग मेंबर है, पोलैंड अलग मेंबर है, लेकिन अगर आउटसाइड देखा जाए तो यार ये एक स्फीयर में एक्ट करती है, एक यूनियन की तरह एक्ट करती है। तो क्योंकि वोट्स तो मेंबर्स के अलग अलग काउंट हुए, तो इनका से जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो EU है, इसके पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस अब डिस्कस करते हैं। कैसे? देखिए,
एक मेंबर ऑफ द ईयू फ्रांस ये परमानेंट सीट होल्ड करता है यूएनएससी में, तो उससे बहुत इसके पास फ्रांस के पास वीटो पावर मिल जाती है। इसके अलावा बहुत सारे सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स है यूएनएससी के, जैसे मैंने आपको भी कहा कि फ़र्क पड़ जाता है कि यार कैसे आप मतलब आपका मतलब आपके पास तो अलग अलग वो है, पर आप कैसे अपना से दे पा रहे हो अलग अलग वोट्स के थ्रू। इसकी वजह से यू जो है वो यूएस के पॉलिसीज़ के अगेंस्ट अपना इन्फ्लुएंस कर पाई है। जैसे कि अभी यूएस की जो करंट पोजीशन है ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, तो उसमें यूरोपियन यूनियन जो है वो डिप्लोमेसी का यूज़ करती है, क्योंकि यूएस जो है वो ज़्यादा थोड़ा सा आउटरीच देता है, वायलेंट आउटरीच, एग्रेसिव, ये अटैक करो वो सब, तो ईयू जो है वो इस चीज़ को चेक में रखने में हेल्प करती है। इसके अलावा मिलिट्री फोर्स का यूज़ कम करती है। चाइना में ह्यूमन राइट्स को लेकर जो प्रॉब्लम्स चलती रहती है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेकर प्रॉब्लम्स चलती रहती है, तो ईयू इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करती है थ्रू डायलॉग एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं जो है वो इस तरीके से ईयू अपना वो कर पाती है। मिलिटरीली ईयू एक अगेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ईयू के कंबाइंड आर्म फोर्सेस जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में आफ्टर द यूएस, एंड उसका टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज अगेन सेकेंड आफ्टर यूएस। ईयू के 2 मेंबर्स ब्रिटेन एंड फ्रांस के पास लाइक बहुत सारे न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, मतलब ईयू के पास अब न्यूक्लियर पावर भी आ गई, तो मतलब मिलिटरीली भी वो यूएस को टक्कर दे पा रही। हमने अभी इकोनॉमिकली देखा, पॉलिटिकली देखा, मिलिटरीली वो यूएस को टक्कर दे पा रही है, एंड ये वर्ल्ड की सबसे सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हम इसकी देखिए सिंपल है, बहुत ज़्यादा समझने का कुछ नहीं है, बेसिकली फैक्ट्स है, थ्योरी है, एंड हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें समझने का ये है कि कैसे यूरोप हर स्फीयर में यूएस को टक्कर दे रही है और उसको एक एज अ चैलेंज, एज अ थ्रेट पोज कर रही है। एक एज अ सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि वो है तो बहुत सारे छोटे छोटे नेशंस का वो, लेकिन एक्ट करती है एज अ सिंगल नेशन भी कई बार हमें एक्ट करती हुई दिखती है ईयू। तो उसका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल हर एरिया में उसका से है। कल्चरली भी ईयू जो है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती है ग्लोब पे। हम देखते हैं पेरिस फैशन वीक वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें, तो कल्चरली भी ईयू का देखना बहुत मिलता है कि उसकी कल्चरली भी फ्रांस वगैरह, जर्मनी, तो उसकी लैंग्वेज जैसे फ्रेंच लैंग्वेज बहुत पॉपुलर है, जर्मन लैंग्वेज पॉपुलर है, स्पेनिश, इटालियन, ये लैंग्वेजेस ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। इसके फूड आइटम्स जो है फ्रेंच हमें बैगेट एंड क्रूसॉर ये सब बहुत इजीली देखने को मिल जाता है, तो वो कल्चरली भी कैसे अपना इम्पैक्ट दे रही है। ऐसा है, हमने अभी तक पढ़ा कि ईयू कैसे एक सिंगल की तरह एक्ट करती है, सिंगल नेशन की तरह, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी कंट्री के खुद के फॉरेन रिलेशंस भी है, डिफेंस पॉलिसीज़ भी है, और कई बार ऐसा होता है कि ये आपस में एट ऑड्स भी रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पे भी रहते हैं। जैसे कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने इराक इन्वेशन में यूएस का साथ दिया था, ओके, एंड यू के बाकी मेंबर्स जो थे वो इसके अगेंस्ट थे। तो यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है कि ब्रिटेन एक जो मेंबर है वो तो अमेरिका का पार्टनर था इराक इन्वेजन में, लेकिन बाकी ईयू के मेंबर्स उसको अपोज कर रहे थे। तो जैसे कि यूएस लेड कोलिशन ऑफ द विलिंग वेयरएज जर्मनी एंड फ्रांस अपोज दिस अमेरिकन पॉलिसी। तो ये हमें देखने को मिलता है कि आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स तो है। एक डीप सीटेड यूरो स्केप्टिसिज्म भी है कुछ पार्ट्स में। यूरो स्केप्टिसिज्म क्या है कि कि जैसे कि यूरो के इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा, एक यूरो स्केप्टिसिज्म ये कि कई कंट्रीज़ को लगता है कि यार यूरोपियन यूनियन जो है वो उनसे पावर बिल्कुल छीन लेगी और अपने क्लब कर लेगी, तो ये भी एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी देखने को मिलती है। जैसे कि ब्रिटेन के फॉर्मर मिनिस्टर जो है मार्गरेट थैचर, उन्होंने हमेशा से ब्रिटेन की डीलिंग्स को यूरोपियन यूनियन की डीलिंग से बाहर रखा। कैसे? यूके को यूरोपियन मार्केट से हमेशा बाहर रखा। यूके हमेशा खुद के पर्सनल लेवल पे अपने ग्लोबल रिलेशंस में ट्रेड करता है, ग्लोबली वो मार्केट करता है। तो हमें देखने को मिलता है कि वो सबके साथ मतलब ईयू का मार्केट को अपना वो नहीं करती है उसने हमेशा से। और यूके क्या करता है, सिर्फ यूरोपियन मार्केट में अपनी चीज़ों का ना बेच के या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ना करके आउटसाइड यूरोपियन मार्केट भी उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी देखने को मिलता है। उसी तरीके से डेनमार्क और स्वीडन जो है उन्होंने ये जो maastricht ट्रीटी है उसको वो करा है। जैसे कि स्वीडन में अपने अलग करेंसी है, क्रोनर या कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। डेनमार्क में अपनी अलग करेंसी है।
तो उन्होंने यूरो की करेंसी को अपोज करते हुए देखा है। तो इस वजह से होता है कि आपस में जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इस वजह से यूरोप यूनियन की जो थोड़ी सी एबिलिटी है, थोड़ा सा से है इन मैटर्स, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाता है, वो इतना उसको अपने आप को इम्पोज नहीं कर पाता है। बट ओवरऑल यूरोपियन यूनियन जो है वो डेवलप हो रही है, वो अपने डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इट कैन पोज एज अ वेरी सीरियस थ्रेट। अब ये देखिए जो कार्टून है, इसको समझ लेते हैं। ये जो है ये पूरी टाइटैनिक शिप है, इसमें ये 12 स्टार, ये जो इतने सारे स्टार्स हैं। द कार्टून appeared in 2003 when the European Union's initiative to draft a common constitution failed। तो क्या मतलब है, ये जो स्टार्स और ये है, इसका मतलब ये पूरी शिप किसको सिंबलाइज करती है, यूरोपियन यूनियन को। और कैसे इतनी बड़ी यूरोपियन यूनियन ने मिलके एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की कोशिश की थी, और कैसे वो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे चले गए थे, स्पीड उन्होंने अपनी बढ़ा ली थी कि यार जल्दी जल्दी भी काम कर रहे थे। तो कैसे टाइटैनिक एंड में डूब गई थी और वो सब खत्म हो गया था। तो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रोसेस जो है वो भी फेल हो चुकी थी। तो हमने यहाँ पर यूरोपियन यूनियन इस वीडियो में डिस्कस करा है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एशियन। आई होप ये क्लियर है। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट, हम लोग वैसे सारे कार्टून्स एंड इमेजेस भी डिस्कस करते जा रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बट इफ यू हैव एनी डाउट, जस्ट कमेंट एंड लेट मी। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी ASEAN, एशियन। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी एशिया का एक रीजन था, स्पेशली द साउथ ईस्ट एशियन रीजन, जिसने बहुत सफ़र करा है। देखिए जैसे कि इसके पहले जो म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह ये सारे जो एरियाज़ हैं, इनके ऊपर रिपीटेड कॉलोनाइजेशन हुए। कभी यूरोप ने कॉलोनाइज करा, कभी जापानीज़ ने कॉलोनाइज करा, और इस कारण से इनका डिग्रेडेशन बहुत हुआ है। पॉलिटिकल डिग्रेडेशन, इकोनॉमिक डिग्रेडेशन, इनके रिसोर्सेज बहुत यूटिलाइज करे कॉलोनीज़ ने और एक्सप्लॉइट करें। तो वॉर के बाद ये सारे नेशंस ने आपस में मिल के अपने आप को कन्फ्रंट करा कि नाउ वी हैव टू डू समथिंग अबाउट बिल्डिंग आवर नेशन अगेन। वापस से पूरे नेशन को खड़ा करना, जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको ओवरकम करना। एंड जितनी पावर्टी है आज भी हम देखने को मिलते, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये आज भी बहुत ही यहाँ पे पावर्टी लेवल्स बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरीके से नेशंस में भी तो उन्होंने अपने आप से कन्फ्रंट किया कि अब हमें इस इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को ओवरकम करना है, पावर्टी को ओवरकम करना है, और हमें अपने आप को एडवांस बनाना है टू द लेवल ऑफ द अदर्स। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे US हो गया, USSR हो गया, तो ये एरियाज बहुत बैकवर्ड थे। ओके, तो अब हुआ ये कि नेशंस बहुत बड़े नहीं हैं, ओके, छोटे छोटे नेशंस हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि वाई शुडंट वी कम टुगेदर एंड वर्क टूवर्ड्स फॉर द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ वॉर। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को टैकल करना इट वाज नॉट इजी, लेकिन मतलब ये अफोर्ड नहीं कर पाते इतने नेशंस, बिकॉज बहुत ज़्यादा यहाँ पर बैकवर्डनेस और पावर्टी थी। बट ऑल दीज नेशंस केम टुगेदर एंड इसके बाद से अब हमें जो थर्ड वर्ल्ड यूनिटी देखने को मिलती है। जैसे बांदुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, नॉन अलाइंड मूवमेंट हुआ था, ये सब कुछ ऐसे मूवमेंट्स थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे, जिसके वजह से इनको बहुत पुश मिला, इनके यूनिटी को बहुत पुश मिला। ओके, और एक बात ये भी थी कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं थे। अब जो थर्ड वर्ल्ड वाला कॉन्सेप्ट था, ये ठीक है कॉन्सेप्ट तो था, बट स्टिल कहीं ना कहीं प्रॉपर कॉपरेशन और इंटरेक्शन हो नहीं पा रहा था। क्योंकि देखिए फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड यानी कि जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं, जो ईस्टर्न कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट्स कर रहे थे। तो उनके कंपैरिजन में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो है वो थोड़ा सा पीछे ज़रूर रह गई थी। तो इस वजह से ये कंट्रीज़ ने डिसाइड किया कि साउथ ईस्ट सारे जो नेशंस हैं उनको मिलकर एक एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस बनाना चाहिए। तो देखिए एशियन जो था वो इस्टेब्लिश हुआ था 1967 में, और इसको इस्टेब्लिश करने वाले 5 कंट्रीज़ थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। और इन्होंने एक बैंकॉक डिक्लेरेशन साउंड किया था, जिसके बाद से 1967 में ये 5 कंट्रीज साथ में आई थी और उन्होंने एशियन फॉर्म किया था। अब देखिए एशियन के प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स क्या थे जब ये फर्स्ट टाइम मिले थे, ये डिक्लेरेशन साइन किए, वो किस चीज़ के लिए रूट कर रहे थे, उनकी सबसे प्रायोरिटीज़ क्या थी। उनकी प्रायोरिटीज़ थी एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। क्योंकि देखिए
अब ये बात तो है कि वेस्टर्नाइजेशन की वजह से और आज भी हमारे इंडिविजुअल नेशन कल्चर्स के ऊपर बहुत थ्रेट है, डेंजर है। तो ये भी था कि हमें सोशली प्रोग्रेस करना है, अपने कल्चर को प्रिजर्व भी करना है और कल्चर को डेवलप भी करना है। एक और इनका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। ओके, कि हमें रीजनली, मतलब क्योंकि ये सारे नेशंस, आप देखिए यहाँ पर मैप देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर म्यांमार हो गया, यहाँ पर थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, तो ये सारे ये मलेशिया हो गया, ये सारे नेशन जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास है। ये इंडोनेशिया यहाँ पर हो गया। तो इन्होंने यही डिसाइड किया, ये सारे नेशंस ने मिलके, कि इट वुड बी बेटर अगर हम आपस से लड़ने की बजाय एक साथ होकर एक्सटर्नल फैक्टर से लड़े। तो इन्होंने रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करने का है। ओके, एंड तो इनका यही था। और इनके जो रूल्स एंड लॉ थे, दे वर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर। ओके, यूनाइटेड नेशंस चार्टर जो था, जिसमें इफ़ यू रिमेंबर जो कंट्रीज़ ने साइन किया था, जिससे यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुआ था, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो जो एशियन है, इन्होंने भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन उसी के ऊपर बेस करे थे। तो ब्रुनाई दारुसलाम, वियतनाम, लाओपीडिया, म्यांमार, कंबोडिया, ये सारे कुछ ऐसे नेशन हैं जिन्होंने एशियन को ज्वाइन करा है। और ये धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है। एशियन जो है, इसमें मेंबर्स ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ती जा रही है। और देखिए, बात एक डिफरेंस आती है ईयू और एशियन के बीच में। ईयू में भी ऐसा है कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने मिलकर एक यूनियन बनाया है, ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, और एशियन में भी सेम है। लेकिन डिफरेंस ये है कि ईयू जो है वो कभी कभार सुप्रा नेशनल स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशन जैसे ऐड करता है। मतलब वो कभी कभार ऐसे ऐड करता है जैसे यूरोपियन यूनियन ही एक पूरा नेशन है, और इट इज़ नॉट अ यूनियन ऑफ डिफरेंट नेशंस। एशियन में ऐसा नहीं है। एशियन में जो है, कंट्रीज़ ने अपने इंडिविजुअल कल्चर को पूरी तरीके से सेलिब्रेट किया है, उसको फेड नहीं होने दिया, और अपनी इंडिपेंडेंस को उन्होंने रोका नहीं है। मतलब बेसिकली देखिए, स्ट्रक्चर अगर हम फॉर्म करें, तो अगर हम ईयू का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे ना, तो इट वुड बी ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल जैसा होगा कि सारी कंट्रीज और उन्होंने मिलके एक यूरोपियन यूनियन बनाया जो उनके टॉप पर है, और उनको एक तरीके से उनका गार्ड कर रही है या फिर उनको प्रेजेंट कर रही है। और यूरोपियन यूनियन जो है, इट इज बिगर दैन द अदर नेशंस। दूसरी तरफ एशियन जो है, वो एक ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करेगा। इट्स अ कलेक्टिव थिंग। सारे नेशंस ने मिलकर आकर आपस में आकर एक दूसरे को प्रॉमिस किया है, एक दूसरे की हेल्प करने का, रीजनल डिस्पैरिटीज को खत्म करने का। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें सारे नेशंस इक्वल और इनके ऊपर कोई और नहीं है। ऐसा नहीं है कि एशियन जो है वो ये बाकी सारे नेशन से ऊपर है, नो, इसमें सभी नेशंस इक्वल है। ओके, तो इसमें जैसे कि एशियन वे, एशियन कंट्रीज हैव सेलिब्रेटेड व्हाट हैज बिकम द एशियन वे। एशियन वे क्या है? अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव। इनफॉर्मल से का मतलब है कि सेलिब्रेट, अपना कल्चर सेलिब्रेट कर रहे हैं एक दूसरे से फ्रेंडशिप के बेसिस पर। एक ऐसा नहीं कि कोई एंथम है, फ्लैग है, कॉन्स्टिट्यूशन है, करेंसी, इस तरीके से नहीं। इनफॉर्मली की ऑन द इट्स मोर लाइक ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप। ये सारे एशियन के जो ग्रुप, ये एशियन फॉर्म है। ओके, और एशियन में नेशनल सोवरेनिटी और क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है एशियन की फंक्शनिंग के लिए। तो आई होप आप इसमें ये डिफरेंस समझ पा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन सबसे ऊपर है, बाकी सारे जो कंट्रीज है जो उस यूनियन के मेंबर्स है वो कहीं ना कहीं उससे एक नॉच डाउन नीचे आते हैं। मतलब जो भी कंट्रीज है एक तरीके से उन्होंने अपना यूरोपियन यूनियन को अपना एज अ हेड माना है। एशियन में ऐसा नहीं है। एशियन में इट्स अ स्ट्रेट लाइन, एवरी कंट्री इज इक्वल, सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होता है, कोई किसी के ऊपर कोई किसी के नीचे नहीं है। हर कंट्री की सोवरेनिटी, उसका कल्चर इक्वली इम्पोर्टेंट और मैटर करता है। ओके, और एशियन एक सिंगल नेशन की तरह एक्ट नहीं करता। इट एक्ट्स लाइक इट इज अ ग्रुप ऑफ मेनी नेशंस दैट हैव कम टुगेदर टू हेल्प ईच अदर। ओके, तो एशियन जो है वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, और इसके ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक और सोशल स्पेस और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कैसे? देखिए, 2003 में एशियन ने सॉरी 2003 में ऐसा हुआ था कि एशियन मूव्ड अलोंग द पाथ ऑफ द ईयू बाय अग्रीइंग टू एस्टैब्लिश एशियन कम्युनिटी कंप्राइजिंग 3 पिलर्स।
कौन सी एशियन कम्युनिटी? एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड एशियन कल्चरल कम्युनिटी। तो 2003 में, मतलब 1967 में इसका फॉर्मेशन हुआ। 2003 में, इतने टाइम बाद एक तरीके से उन्होंने ईयू को पैटर्न को थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करी और 3 इंपॉर्टेंट कमिटीज़ बनाई या पिलर्स बनाए एशियन के। वो एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड सोशो कल्चरल कम्युनिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन कमिटीज़ के थ्रू कि इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ फाइनेंस नहीं है, फाइनेंशियल एड नहीं है, ये आपस में एक दूसरे की हेल्प करना। ऐसा नहीं कि आपस में एक दूसरे से झगड़े जा रहे हैं, इंडोनेशिया सिंगापुर से झगड़ना है, नो। एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना सिक्योरिटी के टाइम्स पे। दूसरा, इकोनॉमिकली एक दूसरे को एड करना, कनेक्ट करना, टूरिज्म हो गया, ट्रैवल, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू, रिसोर्सेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेड एंड सोशो कल्चरल कम्युनिटी के एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे के सोशल बैकग्राउंड को रिस्पेक्ट करना और किसी के सोशल बैकग्राउंड को इन्फ्लुएंस या दबाने की कोशिश ना करते हुए सभी के कल्चर को रिस्पेक्ट करना। अब देखिए, हमने यूरोपियन यूनियन का फ्लैग देखा था, उसमें कैसे 12 स्टार्स इन अ सर्कल थे। एशियन फ्लैग जो है, एशियन का फ्लैग ये देख सकते हैं अपन। फ्लैग में देखिए 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी, ये जो है ये 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी है, राइस जो होता है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार, यहाँ इन सभी एरियाज़ में राइस इनका एक तरीके से स्टेपल डाइट हम कह सकते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं वो 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो एक साथ फ्रेंडशिप में आए हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। और सर्कल जो है वो यूनिटी ऑफ एशियन को सिंबलाइज करता है। तो ये देखिए, ये 10 पैडी राइस के 10 स्टॉक्स हैं एंड ये सर्कल एशियन यूनिटी को सिंबलाइज करता है। तो ये है हमारे एशियन का मैप। अब हम देखते हैं एशियन सिक्योरिटी कमेटी जो है उसका बेसिक क्या था, उसका फाउंडेशन क्या था। ये चीज़ समझना कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एक दूसरे के बीच में नहीं होना चाहिए, एंड अगर कहीं पर थोड़ा मोटा टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो भी रहा है तो वो आर्म्ड कन्फ्रंटेशन में नहीं बदलना चाहिए। मतलब उसका लेवल इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि वो मिलिट्री पर बात आ जाए, कि इट शुड नॉट टर्न इनटू अ वॉर और अ बैटल। 2003 तक एशियन के ऐसे बहुत सारे इन्होंने आपस में सारी कंट्रीज़ ने एक दूसरे के साथ अग्रीमेंट्स कर ले थे, जिसमें वो एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं पीस, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस एंड सोवरेन राइट्स। तो मतलब एशियन की सारी कंट्रीज़ ने बहुत सारे अग्रीमेंट साइन करे कि हम आपस में पीस मेंटेन रखेंगे, न्यूट्रलिटी ऐसा नहीं किसी एक को फेवर कर रहे हैं एक को नहीं कर रहे हैं, आपस में कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एंड एक दूसरे के नेशनल डिफरेंसेस को, कल्चर को रिस्पेक्ट करेंगे, उनकी राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे कि येस दे आर ऑन देयर ओन, दे आर इंडिपेंडेंट। एक एशियन रीजनल फोरम ARF है जो कि 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था, और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी को रेगुलेट करता है एशियन की। ओके, तो ये पूरे एशियन के जितने भी 10 एशियन कंट्रीज़ हैं, मेंबर्स हैं, उन सभी के लिए ये ARF जो है वो अप्लाई होता है। अब देखिए, हमने यहाँ पर ये तो पढ़ सिक्योरिटी वगैरह के बारे में। अब हम इकोनॉमिक पढ़ेंगे कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एसोसिएशन भी है एशियन। कैसे? देखिए, भले ही पूरा एशियन जो है, पूरा एक एशियन जो है वो बहुत छोटा है, अगर हम US या यूरोपियन यूनियन या जापान से भी कंपेयर करें, लेकिन इट इज़ ग्रोइंग मच फास्टर। ओके, इम्पॉर्टेंट बात है कि इट्स ग्रोइंग मच फास्टर देन ऑल दीज। मतलब आज भी उसकी GDP और हम टोटल आउटकम देखें एशियन का, तो वो जापान से भी बहुत कम है। देखिए, जापान एक सिंगल कंट्री है, एशियन में अप्रोक्सीमेटली 10 मेंबर कंट्रीज़ हैं, उसके बाद भी इसकी GDP जो है, मतलब एशियन की जितना भी आउटपुट निकल के आ रहा है, उसकी इकोनॉमी जापान से कम है, लेकिन वो इनसे भी ज़्यादा रेट पर ग्रो कर रही है। तो थोड़े टाइम में इनको सरपास, मतलब ग्रो बहुत जल्दी कर रही है। ये उसका इन्फ्लुएंस इस कारण से बहुत बढ़ते जा रहा है। ठीक है, एशियन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमिक कम्युनिटी के इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस। बहुत इम्पोर्टेंट है कि एशियन के जितने भी मेंबर्स हैं वो यही चाहते हैं कि हम एक कॉमन इकोनॉमिक मार्केट खड़ा करें कि जिसमें हम एक दूसरे को एड करें। देखिए, होता ये है कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा रिसोर्स है, सपोज राइस हो गया, इंडोनेशिया उसको किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हो सकता है उससे उसको थोड़े कम पैसे मिले, क्योंकि हर कंट्री की अपनी कंडीशंस वगैरह होती हैं। इन्होंने ऐसा डिसाइड करा कि हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि अगर कोई रिसोर्स किसी कंट्री के पास नहीं है तो अपार्ट फ्रॉम उसको बाहर से एक्सपोर्ट करने की बजाय एक्सपोर्टेड फ्रॉम विद इन द कंट्रीज ऑफ द एशियन ओनली।
तो वो क्या एक कॉमन मार्केट हो जाएगा जहाँ पर हम सभी अपने रिसोर्सेज को पूल कर पाएंगे, एक कॉमन प्रोडक्शन बेस हो जाएगा कि हमें दूसरे आउटसाइड फॉरेन चीज़ों पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा फॉर ऑल द थिंग्स दैट वी नीड। तो अगर हम एशियन में हमारा एक प्रोडक्शन बेस हो गया तो हम सारी चीज़ें हमारे एशियन के अंडर ही प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसको फिर अपने ही मार्केट में बेच सकते हैं। तो हमारा एक सेल्फ इंडिपेंडेंट सिस्टम टाइप इस्टेब्लिश हो जाएगा। और सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उनकी सोशल जो सिचुएशंस हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करने में हर कंट्री के, और इकोनॉमिकली तो ये एक दूसरे को एड कर ही रहे हैं। जो इकोनॉमिक कमिटी है ये भी चाहेगी कि एशियन का जो अभी करंटली डिस्प्यूट सेटलिंग मैकेनिज्म है वो जो है वो इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स को भी इरेज करने में मदद करे। अभी का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है ये क्या बॉर्डर इश्यूज, टेरिटोरियल इश्यूज या कोई और इन इश्यूज को लेकर ये डिस्प्यूट्स को सेटल करता है दो कंट्रीज के बीच में। देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंगापुर एंड इंडोनेशिया हो गया, या मलेशिया एंड सिंगापुर हो गया, या थाईलैंड एंड म्यांमार हो गया। ये देखिए इनकी थाईलैंड एंड म्यांमार जैसे तो इनकी बॉर्डर्स जो है एक दूसरे से टच हो रही, तो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स है बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो अराइज होना ही है। तो डिस्प्यूट जो हमारा ये अभी डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है एशियन का वो इन प्रॉब्लम्स में को ओवरलुक करता है। अभी इकोनॉमिक कम्युनिटी ये भी चाहती है कि ये जो सेटलमेंट मैकेनिज्म है ये इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स को भी सेटल करने में हेल्प करे। एशियन ने एक फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट करा है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेबर सर्विसेज वगैरह इन सब चीज़ों के लिए, कि आपका ट्रेड में बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे नहीं लगाया जाएगा। यूएस और चाइना जो है वो तो ऑलरेडी एशियन के साथ नेगोशिएट करने में बहुत आगे है, उसके एफटीएस के साथ कि हम आपके साथ ये ट्रेड वाले और इकोनॉमिक टाइज बनाना चाहते हैं और फिर आपके साथ कनेक्शन अपना बढ़ाना चाहते हैं। एशियन तो बहुत जल्दी अब इम्पोर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे भी ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसका इन्फ्लुएंस जो है हम देखते हैं कि टूरिज़्म उससे भी बहुत है। सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड ये बहुत ही कॉमन प्लेसेस फॉर विजिट हो गए हैं, फॉर टूरिज्म हो गया है। थाई फूड जो है वो काफ़ी फेमस है। तो इसका विजन 2020 ये है कि एशियन का एक आउटवर्ड लुकिंग रोल भी हो इंटरनेशनल कम्युनिटी में। मतलब ऐसा ना हो कि एशियन सिर्फ अपने अंदर ही होता रह जाए, वो खुद तो एक दूसरे की हेल्प करके ग्रो करे एज इन अ सर्कल, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस इंटरनेशनल स्फीयर को पर भी मार्क हो जाए इम्पोर्टेंस उसकी। तो ये जो है एशियन पॉलिसी को मतलब एशियन जो है उसकी जो पॉलिसीज़ हैं जिसके ऊपर वो बेस्ड है उसको एनकरेज करता है कि वो बाकी रीजन्स के साथ नेगोशिएट करे, उनके साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म करने की कोशिश करे। तो जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देते हैं कि कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट में, ईस्ट तिमोर क्राइसिस में, इसमें एशियन ने काफ़ी हेल्प करा है इनके डिफरेंसेस को मीडिएट करने में, ख़त्म करने में, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने में। तो इससे एशियन ने एक इंटरनेशनल रोल इम्पोर्टेंट प्ले किया है इंटरनेशनल स्फीयर में ग्लोबली। एंड ये एनुअली मीट करती है, एशियन हर साल मीट करती है ईस्ट एशियन कोऑपरेशन को डिस्कस करने के लिए। तो अभी हमने बहुत कुछ एशियन के बारे में पढ़ा है कि इसके मेंबर्स कौन से हैं, इसका फ्लैग कैसा है, इसकी कौन सी कम्युनिटीज़ है एशियन की, एंड इसका ये कैसे डिफरेंट है यूरोपियन यूनियन से। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके इकोनॉमिक स्ट्रेंथ के बारे में। हमने ये तो पढ़ा कि इसकी इकोनॉमी बाकी कंट्रीज से तो बहुत ही कम है, बट ये ग्रो बहुत अच्छी रेट पे हो रहा है। तो उसका इकोनॉमिक रेलेवेंस जो है वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पार्टनर में बहुत ज़्यादा है। तो टू द ग्रोइंग एशियन इकोनॉमीज जैसे कि इंडिया, चाइना, यहाँ पर हम देखते हैं कि सिंगापुर की बहुत सारी कंट्रीज एंड ब्रांड्स जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट करती है, राइट। बहुत सारी ऐसी जगह है कि सिटीज़ में टाउनशिप्स वगैरह बनाने में। तो इस तरीके से ये एशियन की जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया और चाइना जैसे नेशंस में और बाकी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करती है जहाँ से उनको बहुत अच्छा आउटपुट मिलता है। कोल्ड वॉर्स में ऐसा हुआ था कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी जो थी, मतलब कोल्ड वॉर्स के टाइम पर ऐसा हुआ था, नॉन अलाइनमेंट के टाइम पर ऐसा हुआ था कि इंडिया ने एशियन पर एज अ ग्रुप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं दिया था, ठीक है, कि एशियन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। लेकिन अभी रिसेंटली क्योंकि एशियन जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है तो इंडिया ने कोशिश करा है कि वो अब एशियन से जो या तो जुड़े रहे या कैसे ना कैसे अपने टाइज को स्ट्रॉन्गर करे। तो उसने एशियन के तीन मेंबर्स कौन से मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड, एशियन के 3 मेंबर्स के साथ इम्पोर्टेंट अग्रीमेंट साइन करे हैं। ओके,
कि ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें कि हमारे बीच में जो ट्रेड होगा, आप अपनी कमोडिटीज़ अगर आप इंडिया में लाएंगे हम इतना टैक्स नहीं लगाएंगे। इस तरीके से इम्पोर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुए हैं मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड के अपने इंडिया के साथ। और एशियन इंडिया FTA 2010 में आया था, मतलब एशियन इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एरिया 2010 में ये लागू हुआ था। और सबसे बड़ी चीज़ एशियन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी पॉलिसीज़ में, कि एशियन ऐसा नहीं है कि कोई एक मेंबर किसी से सुप्रीम है, सारे मेंबर्स अपने एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, कंसल्ट करते हैं, सभी इक्वल पार्टनर्स हैं और फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आपस में करते रहते हैं, ये ग्लोबली भी या फिर अपने नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो आसपास नहीं उन कंट्रीज़ के साथ भी ये लोग डायलॉग में बने रहते हैं। तो ये इस तरीके से जैसे कह सकते हैं कि एक तरीके से स्मार्टली डेवलप हो रहा है। और ये एक मात्र ऐसा रीजनल एसोसिएशन है एशिया में जो कि एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म देता है एशियन कंट्रीज़ को, जो मतलब एशिया की जितनी भी कंट्रीज़ है, ताकि वो इंटरनेशनल उसमें जो कुछ हो रहा है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है कि वहाँ पर आके वो अपने सिनेरियोज, अपने व्यूज़ और अपने ओपिनियंस जो है वो बता सके और डिस्कस कर सके। तो एशियन जो है वो इट्स वेरी मच केपेबल इन द फ्यूचर of inflicting a very equal threat and challenge to the US as a hegemon, and एक बहुत ही speedily growing economy है, एक दूसरे के कल्चर को सपोर्ट करती है, इसकी जो पॉलिसीज़ है इसमें जो टुगेदरनेस है, इट इज़ बेस्ड वेरी मच ऑन फ्रेंडशिप, सॉलिडारिटी, यूनिटी एंड रीजनल कनेक्शंस पे ऊपर बहुत बेस्ड है, एज नॉट विथ यूरोपियन यूनियन। लेट्स डिस्कस दिस। हमने ये फ्लैग डिस्कस कर लिया था। हियर ईस्ट एशियन नेशन, वी विल हैव टू गेट यूज्ड टू इट। ये देखिए ये कंपटीशन दिस इज बर्निंग। तो इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी since the early 1990s and Act East policy since 2014 have led to greater economic interaction with the East Asian nations, Asian, China, Japan and South Korea। तो ऐसा हुआ था कि कोल्ड वॉर के टाइम पे हमने थोड़ा सा इन हमारे एशियन कंट्रीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करने लगे थे, उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे हम लोग, मतलब ज़्यादा अटेंशन पे कर रहे थे सुपर पावर्स के ऊपर कि US है, USSR है, या दोनों के साथ ना मिले, दोनों से थोड़ा सा हमारी खुद की उस पर वर्क करे, नॉन अलाइनमेंट बनाए और ये सब चीज़ें। बट थोड़े टाइम बाद ये इंडिया को समझ में आया और उसने अमेंड्स करने की कोशिश करी है कि कैसे कंपटीशन पे ये जो है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह है जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, और जब तो ये लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 और 1990 में, इसका मतलब ये था कि अब लुक ईस्ट पॉलिसी मतलब हमारे पास में हमारे नेबर्स जो है, क्योंकि देखिए जो बांग्लादेश है या म्यांमार हो गया ये तो हमारे ईस्ट में ही आते, राइट। तो इन कंट्रीज़ को, इन नेशंस को भी हम लोग इक्वल इम्पोर्टेंस दे। एंड यहाँ पर ये देखिए ये है, लीडर्स रिलीज पोस्टल स्टैम्प्स टू कमेमोरेट सिल्वर जुबली ऑफ इंडिया एंड एशियन पार्टनरशिप इन न्यू दिल्ली ऑन 25 जनवरी 2018। एशियन इंडिया कमेमोरेटिव समिट 2018, इसमें दोनों की रिलेशनशिप को वो करते हुए ये पोस्टल स्टैम्प्स जो है वो इशू करे गए थे। तो एशियन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पावर है, ग्रो कर रहा है बहुत अच्छी स्पीड पर, एंड आई थिंक इंडिया को बहुत ज़रूरत है कि वो इस एशियन के साथ अपने टाइज़ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे, बिकॉज ये आगे जाकर काफ़ी हेल्प कर सकते हैं हमें। एक तो ये बिल्कुल हमारे पास में है, हमसे क्लोज है, हमारे ऑलमोस्ट नेबर्स हैं, तो सिक्योरिटी के रीज़न से हमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। एंड प्लस एशियन का ऑब्जेक्टिव भी ऐसे कि ये इंडिविजुअल कल्चर को सप्रेस ना करके प्रमोट करता है, तो हमारे इंडियन कल्चर को इतना हार्म भी नहीं पहुंचेगा। एंड आई थिंक इट इज़ गुड ऑप्शन अगर हम एशियन के साथ अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग करें।